So let me share the screen first. Okay. आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इजाज़ है, जैसे उन्होंने बता दिया है। और मेरी बैचलर हंगरी से थी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग अंडर स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप। और इस टाइम मैं मास्टर कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायो इकोनॉमी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान अंडर इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये तो था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और जहाँ तक अली ट्रस्ट की बात है, तो मैं नाइन्थ एंट्री से था और इकबाल हाउस से था। तो उसके बाद हम डायरेक्टली सेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर कहीं पे हमारी जूम की टाइमिंग लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से लिंक शेयर करें और आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। बट वी हैव टू कंप्लीट दिस सेशन। सो इसमें हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन इसमें मैं आपको डिटेल में बैचलर, मास्टर, पीएचडी और वन टायर मास्टर के बारे में गाइड करूंगा। और एट द एंड आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रेज हैंड करेंगे और उसके बाद हम आपको अनम्यूट कर देंगे। तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वन ऑन वन करके आप जो भी क्वेश्चन होंगे आपके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं और वो डिफरेंट जगहों पे आए हैं, तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे डायरेक्टली कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है फ़ौरन से। ऑब्वियसली आई एम अवेलेबल फॉर ऑल द एटीसी फैमिली। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। ओके। सो मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट में, उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे लिंक शेयर करके, ठीक है? क्योंकि अभी टाइमिंग यही है, तो मुझे आइडिया नहीं था। So starting with introduction of Stipendium Hungaricum Scholarship. So Stipendium Hungaricum Scholarship बेसिकली हंगरी की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए एडमिशन ऑफर होते हैं। और हंगरी जो है यूरोप का एक सेंट्रल कंट्री है। और इसमें आप इसके वीज़े के ऊपर आप डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में विजिट भी कर सकते हैं। जैसे टोटल ऑलमोस्ट 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें आप किसी भी कंट्री में विदाउट इन एनी इशू आप विजिट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका वीज़ा होता है वो शेंजन वीज़ा होता है। और उसके अलावा आप जब भी घर आना चाहें या वापस जाना चाहें, मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप साल में इतनी दफ़ा घर आएंगे और इतनी दफ़ा जाएंगे। तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम कितने साल, हमें मस्ट वहाँ पे रहना पड़ता है, तो इस वजह से आप कभी भी आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। स्टार्टिंग विद कि सेंडिंग पार्टनर क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपने सिर्फ स्टाइपेंडियम अमेरिकम की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, बल्कि सेंडिंग पार्टनर जो कि एचईसी है यहाँ पे, उसके ऊपर भी आपने अप्लाई करना है। अब जो सेंडिंग पार्टनर होता है, उसका मेन काम क्या होता है कि वो आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एचईसी इस तरह से कोई फैसिलिटेशन नहीं दे रहा होता, बस एक एडवर्टाइजमेंट डालता है एंड ऑल, यू हैव टू डू एवरीथिंग। लेकिन यूजुअली स्टैंडिंग पार्टनर का यही रोल होता है कि वो आपको फैसिलिटेट करता है, आपकी इनिशियल नॉमिनेशन करता है। डेफिनेटली एचईसी भी इनिशियल नॉमिनेशन करेगा। उसकी वजह यह है कि स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में लास्ट ईयर इवन मोर देन 27,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और टोटल 200 सीट्स थी, तो जिसकी वजह से इनिशियल नॉमिनेशन मैटर्स अ लॉट। तो इनिशियल नॉमिनेशन जो है वो एचईसी करेगा, जो कि आगे मैं टाइमलाइन भी आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर। जो इनिशियली आपको टेस्ट देना होता है वो होता है यू सेट का बैचलर वालों के लिए और वन टायर मास्टर वालों के लिए। वन टायर मास्टर से मुराद है यहाँ पे मेडिसन, डेंटिस्ट्री, मेडिसन एक्चुअली एमबीबीएस को ही बोलते हैं, डेंटिस्ट्री हो गई, और इस तरह के कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे जो आप आगे चल के देखेंगे भी सही। तो जो बैचलर वाले होंगे या जो वन टायर मास्टर वाले होंगे वो यू सेट का टेस्ट देंगे। अब टेस्ट आपने कौन सा देना है, ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट आपके लिए है। आपका जो टेस्ट की टाइप होगी वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन के ऊपर बेस कर रही होगी। जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन होगी, आप उसी की बेस के ऊपर अपने टेस्ट की सिलेक्शन करेंगे। यू सेट एम हो सकता है, यू सेट ई हो सकता है, यू सेट जी हो सकता है, यू सेट आईसीएस एंड ऑल दैट, जो भी आपका होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हेड पे आ जाते हैं। मास्टर और पीएचडी के लिए होता है, तो वहां पे भी आपके पास सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं कि आपने अगर इन इन सब्जेक्ट्स में किया है तो आपने हेड 1 सेलेक्ट करना है या हेड 2 या हेड 3, जो भी आपका आ रहा होगा तो आपने वो सेलेक्ट करना है।
ये आप जो लिंक देख रहे हैं, इसी लिंक पे आपको ये पैटर्न पूरा मिल जाएगा, और ये पूरा जो पीडीएफ होगा ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हैट के लिए अप्लाई आपने यू सेट के लिए कहाँ करना है। तो ये ईटीसी की वेबसाइट है, इस पे आपने अप्लाई करना है। इसकी फी जो है हैट के लिए अप्रोक्सीमेट 2000 होगी, और यू सेट वगैरह के लिए इसकी जो फी होगी वो ऑलमोस्ट 1700 होगी। तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो अभी टेंटेटिव डेट आई हुई है वो 28 जनवरी है, और इसकी डेडलाइन है जो वो 20 फरवरी है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले इसमें अप्लाई कर देना है अभी। और इसमें अप्लाई कैसे करना है ये आपको आगे चल के इसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अवेलेबल फील्ड्स की बात की जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि सिर्फ हमने मेडिसिन में अप्लाई करना है या डेंटिस्ट्री में अप्लाई करना है। तो ये बहुत कम्पिटेटिव फील्ड्स हैं। अगर आप इनमें अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, यूसेट में भी और एफएससी में भी। अगर आपका स्कोर इस तरह से इतना अच्छा नहीं है तो आप कोशिश करें दूसरे डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करें जहाँ पे आपका एडमिशन भी हो जाए। आपका मेन जो टारगेट है मेरे ख्याल से इस टाइम वो ये होना चाहिए कि आपने बाहर कैसे जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने किस फील्ड में जाना है इनिशियली, क्योंकि जब आप बाहर आ जाएंगे तो आप यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो अगर आप सिर्फ मेडिसिन पे ही फोकस रखेंगे या डेंटिस्ट्री पे फोकस रखेंगे तो उसके एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं। सीट्स टोटल 10 to 15 हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान की सीट्स हैं। और एप्लीकेंट्स जैसे मैंने पहले बताया है मोर देन 27,000 एप्लीकेंट्स थे, जिनमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्टूडेंट मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के होते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स जो अथराइज्ड हैं एचईसी की तरफ से वो कौन कौन से हैं, ये लिंक है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो आप जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होंगे वो आप यहाँ से पहले जरूर चेक करेंगे। अगर उसको चेक किए बगैर आपने अप्लाई कर दिया, क्योंकि स्टाइपेंडियम की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हुआ तो आप इनिशियली रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये ओपन किस किस के लिए है, तो बैचलर के लिए, मास्टर के लिए है। मास्टर से ये आप बिल्कुल जो लोग एफएससी ऑलरेडी कर चुके हैं और जिन्होंने बीए किया है तो वो लोग इसमें बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, जो 14 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता और आपके डिप्लोमे भी एक्सेप्ट नहीं होते। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है। इसी तरह अगर आपने 1 टायर मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आप एफएससी की बेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और जो दूसरे प्रोग्राम है फार्म डी, नर्सिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। और जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, एमफिल या एमएस के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं डिटेल आपको बाद में आगे चल के बताता जाऊंगा सारी। अच्छा, सबसे पहले डुअल एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट के ऊपर आपने अप्लाई करना है, एचईसी की वेबसाइट के ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की एप्लीकेशन फॉर्म, ये एक लिंक है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने पहले बता दिया है पीडीएफ मैं शेयर करूंगा तो आप वहां से एक्सेस कर लेंगे इस लिंक को। और ये साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप देखेंगे कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं। इस फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है ये मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप इस वीडियो को एक्सेस करेंगे और फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। इसमें ईच एंड एवरीथिंग, हर स्टेप पे फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आप आराम से इसमें सारा कुछ इस फॉर्म को देखते हुए फिल कर सकते हैं। उसके बाद एचईसी पोर्टल आ जाता है। एचईसी पोर्टल आपका आईडी कार्ड की बेस के ऊपर क्रिएट होता है। अगर आपने टेस्ट के लिए ऑलरेडी अपना पोर्टल पे लॉगिन क्रिएट किया हुआ है तो वही सेम लॉगिन आप यूज करेंगे एचईसी पोर्टल के ऊपर। ये उसका लिंक है जो आप देख सकते हैं। इसी लिंक पे आपने अप्लाई करना है, और फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी एक यूट्यूब की वीडियो मौजूद है, उसको आप देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है एंड में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं टाइमलाइन के ऊपर। अभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि कब इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ये सारी चीजें सबसे पहले जहां पे आ जाएंगे 15 जनवरी इसकी डेडलाइन है, ठीक है। अब 15 जनवरी से पहले पहले मैं ये सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 1 वीक पहले आप इसमें अप्लाई कर दें, अपने फॉर्म सबमिट कर दें। उसकी वजह यह है कि एचईसी का फॉर्म जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, फिर चलेगा नहीं, फिर इश्यूज आएंगे, फिर आप कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे और हो सकता है हमसे कांटेक्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त ना हम हेल्प कर सकते हैं ना कोई और हेल्प कर सकता है। तो कोशिश करनी है एटलीस्ट 1 वीक पहले आपने फॉर्म सबमिट करना है। और ये भी आप याद रख लें कि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपके पास एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपने पहले से देख लेनी है, ठीक है। जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली फिल्ड,
और अगर कोई चीज इश्यू होगा, कोई भी इस तरह का इश्यू होगा, तो आप उसके बाद एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को आपने बड़े ध्यान से देखना है, और 1 वीक पहले आपने मस्ट इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद अगर ओवरलोड साइट हो गई तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर आप रातों को शायद 2-2, 3-3 बजे तक बैठना पड़ेगा कि साइट में लोड कम हो और हम फिर सबमिट करें। ये क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस है, ये हर साल इस तरह होता आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इनिशियली जो टेक्निकल चेक होगा वो 28 फेब को होगा, 28 फेब तक हो जाएगा। उसमें आपको एक ईमेल आएगी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की तरफ से कि जी आपका टेक्निकल चेक हो गया। तो उसमें आपको ना खुश होने की जरूरत है और ना ही किसी चीज की और की जरूरत है। वो एक टेक्निकल चेक होता है, वो बाय यूजिंग डिफरेंट एआई टूल्स होता है। उसमें यही देखा जाता है कि आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल है, कोई इश्यू तो नहीं है, सारी चीजें यही होती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। 15 मार्च से पहले पहले जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 15 मार्च से पहले पहले आपने अपना तो ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी का स्टेप है जिसमें सुपरवाइजर से अप्रूवल चाहिए होता है। तो जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको चाहिए कि अपना प्रपोजल, अपनी सीवी, अपना कवर लेटर डिफरेंट पीएचडी के सुपरवाइजर जो हैं उनको सेंड करना शुरू कर दें। आप स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि पीएचडी के लिए कौन कौन से सुपरवाइजर जो हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डील कर रही हैं। फिर वहां पे आपने फैकल्टी में जाना है और वहां जो आपसे रेलेवेंट फैकल्टी का कोई भी प्रोफेसर होगा, आपने उनको अपनी सीवी, अपना ईमेल, अपना कवर लेटर और अपना रिसर्च प्रपोजल इफ पॉसिबल वो सेंड करेंगे। और डेफिनेटली आपसे सुपरवाइजर इंटरव्यू करेंगे, मे बी पैनल ऑफ 3। वो इंटरव्यू करने के बाद आपको एक एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट देंगे और वो आपने 15 मार्च से पहले पहले अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद जो पीएचडी वाले हैं उसके बाद आप वेट करेंगे, और मिडल ऑफ मार्च या एंड ऑफ मई के दरमियान सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका होता है। इसमें आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। 15 मार्च तक जो है रिकमेंडेशन लेटर अगर आपने किसी ने अपलोड करना होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जो इनिशियल नॉमिनेशन होती है एचईसी की, वो यूसेट का जो टेस्ट है अभी जो होने वाला है, या हैट का जो टेस्ट है जो होने वाला है, उसके बाद होगी, और ये मोस्ट प्रोबेबली फैब में होगी। ठीक है, फैब के मिड या फैब के एंड तक हो सकती है। इनिशियल नॉमिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल आती है कि आप इनिशियली नॉमिनेट हो चुके हैं। और ये जो नॉमिनेशन है ये आपके प्रीवियस डिग्री की मार्क्स के ऊपर होती है, और उसके साथ साथ यूसेट या हैट के टेस्ट के स्कोर की बेस पे होती है। तो ये जो टोटल इनिशियल नॉमिनेशन होगी ये मेरिट बेस होगी। इसमें डिफरेंट प्रोविंस मैटर करेंगे। जैसे आप बलूचिस्तान के अगर हैं तो आपका मेरिट कम बनेगा, इसी तरह पंजाब के हैं तो आपका मेरिट डेफिनेटली ज़्यादा बनेगा, और इसी तरह डिफरेंट प्रोविंसेस का। और जब आपकी इनिशियल नॉमिनेशन हो जाएगी उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ आपसे कांटेक्ट करेंगी, और यूनिवर्सिटी जो बैचलर वाले हैं उनके लिए टेस्ट अरेंज करेंगी जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसमें कोर्स वगैरह भी मेंशन होगा, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी होंगे, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और साथ में अपीयर हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा मास्टर या पीएचडी वाले होते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होंगे। ठीक है, और उन्होंने जो इंटर हैं वो स्काइप के ऊपर देने होते हैं। इसी तरह बैचलर वालों के भी टेस्ट के बाद इंटरव्यू होंगे। और क्योंकि आप दो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं तो दोनों यूनिवर्सिटीज ने टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं। और 15 अप्रैल से पहले, अगर आपकी इनिशियल नॉमिनेशन हो गई है तो 15 अप्रैल से पहले पहले आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। इसका टेम्पलेट स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट पे मौजूद है, और साथ साथ आपने टेस्ट करवाने हैं, और डॉक्टर से अटेस्टेशन के बाद आप इसमें सबमिट कर देंगे। उसके बाद जून जुलाई जो पीरियड होता है इसमें फाइनल रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, क्योंकि आप दो यूनिवर्सिटियों से आपका टेस्ट इंटरव्यू हो चुका होता है, इनिशियल नॉमिनेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, पासपोर्ट भी आपने ऐड करवा दिया। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होना शुरू हो जाती है। अब अगर आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनली स्कॉलरशिप भी मिलेगी, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो चुके होते हैं लेकिन आपका मेरिट इतना अच्छा नहीं बनता, इसकी वजह से आप फाइनली रिजेक्ट भी हो जाते हैं। और उसके लिए फिर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप सेल्फ फंडेड पे आना चाहते हैं तो आप आ जाएं, अदरवाइज आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपने जून जुलाई के ऑलमोस्ट मिड तक आपने वेट करना है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। जिनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद डेफिनेटली एचईसी का एक बॉन्ड साइन करना होता है, और साथ में वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। एचईसी का जो बॉन्ड है वो डिफरेंट स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने प्रिंट करवाना होता है, और फिर उसको एचईसी में जमा करवाना होता है, और उसके बाद फिर वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है। और फिर आप ऑलमोस्ट सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, यूजुअली फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में स्टार्ट होती हैं, और 30 सितंबर तक आप इजीली आ सकते हैं।
इसमें कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंसेस की भी बात करेंगे। ये टाइमलाइन जैसे मैंने आपको दी हुई है, ऑलरेडी भी मैंने डिस्कस की है, तो आप इस टाइमलाइन को भी देख लीजिएगा एक बार। और ये पीडीएफ जैसे मैंने पहले कहा है कि ये ग्रुप में शेयर हो जाएगा, तो आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा वगैरह वगैरह। तो इनिशियली जो टेस्ट होता है वो तो 1700 से लेके 2000 के दरमियान आपका टेस्ट हो जाएगा, यू सेट और हैट का टेस्ट। ठीक है। जो भी मास्टर या पीएचडी के होंगे वो हैट का देंगे, और जो बैचलर या वन टायर मास्टर होंगे वो यू सेट का टेस्ट देंगे। ये टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद सिलेक्टेड जो स्टूडेंट होंगे उनको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट 15 अप्रैल से पहले पहले जमा कराना है। इसमें क्योंकि कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट डाली है वो 5000 डाली है। अब इससे कम ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप किन लेबॉर्टरीज से टेस्ट करवा रहे हैं। अब ये टेस्ट यूजुअली जो है हेपाटाइटिस के हो गए, एचआईवी के हो गए, और इस तरह से कुछ टेस्ट होते हैं जो आपने करवाने होते हैं। और टेम्पलेट जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि टेम्पलेट इसका आपको स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट पे मिलेगा, और ये इनिशियल नॉमिनेशन के बाद का प्रोसेस है। इसी तरह पासपोर्ट आपने जमा करवाना है, और जो यूजुअल प्राइस होती है वो 5 ईयर की 5000 है, और इसी तरह 10 ईयर की 7500 है। अगर आपका पासपोर्ट अभी नहीं बना हुआ है तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं आईडी कार्ड की बेस के ऊपर। अगर आपका बन चुका है तो डेफिनेटली दैट्स आल्सो फाइन कि आप पासपोर्ट की बेस पे ही अप्लाई करें। और जिनका नहीं बना है वो अभी आईडी कार्ड की बेस पे अप्लाई करें। इनिशियल नॉमिनेशन के बाद पासपोर्ट बनवा के आप वो यूज कर सकते हैं। फिर अटेस्टेशन की बात आ जाती है, तो आप जो एफएससी वाले हैं उन्होंने सबसे पहले अपने बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है। अब बोर्ड से आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवानी है, फोटो कापीज की, सॉरी, बोर्ड से आपने फोटो कापीज की अटेस्टेशन करवानी है, और वो इन्वेलप में बंद होगी, इन्वेलप स्टैम्प्ड होगा। आपने वही अटेस्टेशन आईबीसीसी लेके जानी है, तो आईबीसीसी वो कापीज अपने पास रखेगा, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बैक साइड पे 1200 पर डॉक्यूमेंट यूजुअली प्राइस होती थी, तो उस पे अटेस्टेशन कर देंगे। तो इनिशियली इसमें आपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट, एफएससी की सर्टिफिकेट आप अटेस्ट करवा लें तो इनफ हो जाएगी। इसी तरह जो बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपनी डिग्री एचईसी से अटेस्ट करवानी है, और उसके बाद मूफा से अटेस्ट करवानी है। यूजुअली मूफा की प्राइस 16 रुपए होती थी, या अब मेरे ख्याल से 32 रुपए हो गई है पर डॉक्यूमेंट, तो आप अटेस्ट करवा सकते हैं। और एचईसी की अटेस्टेशन जो है वो वेरी करती है, आई थिंक 1000 से 3000। मेरा इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू कैन चेक इट आउट ऑन देयर वेबसाइट। उसके बाद जो लीगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा, अटेस्टेशन भी होगी उसकी नोटरी पब्लिक से। और ये अप्रोक्सीमेट जो मैंने प्राइस लगा दी है वो 5000 है, अब इससे ज़्यादा भी हो सकती है डेफिनेटली। ये अब वहाँ पे आपकी जो भी, जहाँ से भी आप बनवाएंगे तो वहाँ पे डिपेंड करता है। वीज़ा कॉस्ट कोई भी नहीं होगी, आपकी जो भी स्कॉलरशिप आएंगे उनके लिए वीज़े की कोई भी अमाउंट आपने पे नहीं करनी है। साथ में ट्रेवल इंश्योरेंस है वो आपने डेफिनेटली पे करनी है, वो 2000 से 3000 के दरमियान होगी। और इनिशियल अमाउंट जो आप लेके जाएंगे हंगरी के लिए वो 1 मंथ का एक्सपेंस होगा, क्योंकि आपको जो स्कॉलरशिप है वो सेकंड मंथ में मिलेगी जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। इनिशियली जब आप जाते हैं तो आपको आपने जाके वहाँ पे अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। विद इन 1 वीक आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप इनिशियली 2 मंथ की आती है, और उसके बाद फिर 1 मंथ की आती है। 2 मंथ से मुराद है सितंबर के मंथ की भी आएगी और अक्टूबर के मंथ की भी आएगी। तो इनिशियली 10th ऑफ एवरी मंथ से पहले पहले आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। अब स्कॉलरशिप कितनी है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और इनिशियली आपने जो लेके आने हैं वो 1 to 3 लाख हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको अगर डॉर्मेट्री मिली है तो आप 1 लाख भी ले आए तो इनफ होगा। अगर आपको डॉर्मेट्री नहीं मिली, आपने फ्लैट में रहना है, तो डेफिनेटली थोड़ी अमाउंट ज्यादा होगी, क्योंकि डिपॉजिट आपने पे करना होता है, और साथ साथ आपके एक्सपेंसेस होते हैं। हो सकता है कि आपने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी हो वहाँ के हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है। और वहाँ का मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत सर्द रहता है। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर भी चला जाता है, तो आपने विंटर की काफ़ी चीज़ें लेके जानी है वहाँ पे। टिकट जो है वो आप पहले खुद बाय करेंगे, फिर आपको एचईसी रिम्बर्स करेगा। जब आप एचईसी को बोर्डिंग पास सेंड करेंगे तो उसके बाद आपको एचईसी अपने पाकिस्तानी अकाउंट में रिम्बर्स कर देगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मिसिंग है, बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आप 4 to 5 लाख की अगर दिखा देंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगी, वही बैंक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। 4 to 5 लाख इज ऑलमोस्ट नथिंग कंसिडरिंग द अदर स्कॉलरशिप्स। सो आप इसमें से किसी भी अपने ब्लड रिलेटिव की बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। अच्छा, इस स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं?
सबसे पहले ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है अभी, क्योंकि थोड़ी महंगाई ज्यादा होगी है, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लिखा होगा कि ये स्कॉलरशिप फुली कवर्ड नहीं है, बल्कि ये अलाउंस हैं, आपको मिलते हैं। तो ट्यूशन फी आपकी कवर्ड है, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा। बैचलर मास्टर वालों को 43,700 हंगेरियन फोरेंट्स मिलेंगे, ये आप कन्वर्जन खुद चेक कर सकते हैं। और उसके बाद पीएचडी वालों को 1,40,000 मिलेंगे इनिशियली 2 सालों में, और उसके बाद 1,80,000 मिलेंगे। ये टोटल स्टाइपेंड है आपका। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन अलाउंस मिलेगा जो कि 40,000 है। अगर आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है तो फिर आपको ये 40,000 नहीं मिलेंगे। अगर आपको डॉर्मेट्री नहीं मिलती है और अगर आप फ्लैट में रहना चाहते हैं तो फिर आपको ये 40,000 भी साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल आपका बैचलर मास्टर वालों का 83,700 हो जाएगा, और इसी तरह पीएचडी का भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपको अगर फ्लैट डॉर्मेट्री मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और चीपेस्ट ऑप्शन भी होता है, क्योंकि फ्लैट्स आजकल छोटे सिटीज में आपको 40,000 में मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको 40,000 में फ्लैट बड़े सिटीज जैसे डेब्रिसन, बुडापेस्ट, पैच, सैगद वगैरह इधर नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लाइक 50,000 के अराउंड। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कवर्ड होगी, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस इन हंगरी वही आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, आप उसमें अपना इलाज वगैरह भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मोटिवेशन लेटर। अब मोटिवेशन लेटर आपने कैसे लिखना है, आपने स्टिपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट पे जब जाएंगे, वहां पे अप्लाई कर रहे होंगे, तो वहां पे कुछ गाइडलाइन दी होगी मोटिवेशन लेटर की। तो आपने उस गाइडलाइन को फॉलो करना है और अपना एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर लिखना है। और ये वीडियो देख के भी अपना मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। ये वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और जो न्यू आए हैं उनके लिए कि मैं चैनल को एंड में डिस्कस करूंगा। मैट्रिक एफएससी ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, अगर डिग्री है तो वेल, अगर नहीं है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं। इस टाइम पे अटेस्टेशन की आपको जरूरत नहीं है, अटेस्टेशन आपको वीजे प्रोसेस के लिए चाहिए। अच्छा, उसके बाद ऑल एजुकेशनल डॉक्स बहुत जरूरी हैं बिफोर 1 अगस्त। अभी कुछ लोग हैं जो एफएससी कर रहे हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री या उनका ट्रांसक्रिप्ट 1 अगस्त से पहले नहीं आने वाला। लेकिन बैचलर मास्टर वाले जिनके डॉक्यूमेंट्स 1 अगस्त से पहले पहुंच जाएंगे, तो वो इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और 1 अगस्त से पहले पहले वो अपलोड करेंगे, और फिर वो उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। आईडी कार्ड, अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आईडी कार्ड ही यूज करेंगे। और अगर पासपोर्ट है तो डेफिनेटली आप पासपोर्ट यूज करें, लेकिन इनिशियल नॉमिनेशन के बाद आपने पासपोर्ट हर हाल में बनवाना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज या आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से मिलेगा। अगर आपके पास आइल्स वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट यूज करके भी अप्लाई कर सकते हैं, आइल्स की जरूरत नहीं है। फिर पासपोर्ट साइज एक पिक्चर होनी चाहिए आपके पास जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स, जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने अपना रिसर्च प्रपोजल भी रेडी करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली आप वही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों पोर्टल के ऊपर अपलोड भी करेंगे। अगर नहीं है तो कोई कोई इतना इशू नहीं है, आप मोटिवेशन लेटर में चीजें मेंशन कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बाद में जरूरत पड़ेगी 15 अप्रैल से पहले पहले, इनिशियल नॉमिनेशन के बाद। तो मेनली जो आपका खर्चा होगा या जो मेनली आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो इनिशियल नॉमिनेशन के बाद चाहिए होंगे। और इनिशियल नॉमिनेशन फैब के अंदर हो जाएगी। अगर आपकी हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवाने की जरूरत है। अगर आपकी नहीं होती तो डेफिनेटली फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एलिजिबिलिटी, इसमें पाकिस्तानी एज के नेशनैलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, आप बिफोर 31 अगस्त 2007 आपकी बर्थ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है, तो आप अप्लाई कभी भी कर सकते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस की बात की जाए तो आपका 60% मार्क्स और इक्वलेंट सीजीपीए होना चाहिए प्रीवियस एजुकेशन में जिसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। और ये मस्ट है, क्योंकि कुछ के सीजीपीए कम होंगे तो वो अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो अप्लाई बेशक कर दें लेकिन उसके बाद उनकी सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये था टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे चेक करना है एंड ऑल दैट। अब कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से क्योंकि ये मेरे ख्याल से वो तमाम स्टूडेंट बैठे होंगे जो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरेस्टेड होंगे किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। नॉट ओनली फॉर स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, और बहुत सी स्कॉलरशिप हैं, जैसे इरस्मस मंडस स्कॉलरशिप है, या इसी तरह डिफरेंट पीएचडी की स्कॉलरशिप्स हैं, और इसी तरह केएनबी इंडोनेशिया है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप एंड ऑल दैट। बहुत सी स्कॉलरशिप हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टिपेंडियम हंगेरिकम के बारे रखा है।
लेकिन ये जो मैं सजेशन अभी आपको देने वाला हूँ ये तमाम स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिन्होंने अभी एफएससी क्लियर की होगी, तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। ठीक है, सो सजेशन क्या है कि जब भी आप किसी से हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आपने उनको अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन अली ट्रस्ट वालों के भी आए हैं इसी तरह, क्योंकि मैं मेरी एफएससी पाक तुर्क से थी तो वहां से भी आते रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूं कि आपने अगर किसी से भी हेल्प लेनी हो, इर्रेस्पेक्टिव कि आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आपने स्टार्ट अपना डायरेक्ट क्वेरी से करना है, थोड़ा वेट करना है, अगर आंसर आता है तो आपने ज़रूर थैंक्स करना है। यहाँ पे क्या होता है कि अली ट्रस्ट के बहुत से स्टूडेंट्स ने हेलो हाय का मैसेज, हाउ आर यू, ये सारे मैसेजेस आप कर लेते हैं। उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद बहुत से डिफरेंट और भी काम होते हैं, क्लासेस भी चल रही होती हैं, एग्जाम्स भी होते हैं, जॉब्स भी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होती है। ठीक है, तो अगर आप किसी से भी हेल्प ले रहे हैं तो आपने अपना पूरा इशू मेंशन करना है। ठीक है, आपने तमाम अपने क्वेश्चंस वहां पे उसी मैसेज में लिख देने हैं। ठीक है, अब अगर लिख देंगे तो डेफिनेटली जो रिस्पोंडेंट होगा, अगर वो पढ़ेगा वो आपको रिप्लाई कर देगा, और डेफिनेटली इस तरह आप हेल्प ले सकते हैं। बट क्या होता है कि हेलो हाय से कोई भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो जो भी स्कॉलरशिप सीकिंग करना चाहते हैं या आगे देख रहे हैं कि हमने स्कॉलरशिप के लिए जाना है, तो वो अपने तमाम क्वेरीज एक साथ एक ही मैसेज में ज़रूर टाइप कर दें। और दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले रिसर्च करें कि आप चाहते क्या हैं। अगर आपके ये क्वेश्चन होंगे कि मुझे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे दें या ऐसे कर दें वैसे कर दें, तो इसका मतलब है आपने खुद से कुछ भी नहीं किया है। और अगर खुद से कुछ भी नहीं किया, डेफिनेटली जो रिप्लाई करने वाला आपको होगा वो भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि वो आपको ए टू जी हर चीज़ सिखाए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले खुद रिसर्च करनी है। उसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, जी किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप अप्रोच करें और आपको हेल्प मिलेगी प्रॉपरली। अगर आप आपकी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी स्ट्रगल के ऊपर। ठीक है, अगर आपने स्ट्रगल की होगी तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन भी वेल रिटर्न होगा, और हमें आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया और आपने वाकई इसमें मेहनत की भी है कि नहीं की है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कोशिश करें, और सबसे पहले अपना होमवर्क जरूर करें। आप देखें कि आपने क्या, आपको किस चीज़ की में क्लैरिटी चाहिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सो अपनी क्वेरी को थोड़ा रिफाइन कर दें। जनरल क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो उसकी एडवाइस को फॉलो कर लें, क्योंकि अगर आपने उस पर ट्रस्ट किया है, आप किसी भी प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप उसकी एडवाइस को फॉलो कर लें। क्योंकि बहुत से हमारे पास क्वेरीज आती रहती हैं जिसमें क्या होता है कि वो फर्दर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अब फर्दर डिस्कशन के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। एक बंदा जो ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर चुका है, वो एक्सपीरियंस्ड है उस चीज़ में, तो आप उससे जब पूछ रहे हैं तो आप उसकी एडवाइस को फॉलो कर लें। क्योंकि फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट जगहों पे बहुत डिफरेंट किस्म के ओपिनियन आपको मिलते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट हैं किसी भी ओपिनियन को सेलेक्ट करते हुए, लेकिन आप जब किसी और से स्पेसिफिक बंदे से पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोशिश करें कि उसकी एडवाइस को मान लें। अगर नहीं मान सकते तो आप एटलीस्ट फर्दर डिस्कशन ना करें, वेट करें किसी और का ओपिनियन लेने के लिए, और फिर उसके बाद अपना रिएक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? फेसबुक के ऊपर मुझे मेरे नाम से ही फाइंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, कहीं पे भी आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे जहाँ तक बात है, तो मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया है ऊपर कि आपने कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही आपने मुझसे क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं आपको कहूँ कि मैं हर किसी को हेल्प आउट कर लूँगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करूँ और उनको हेल्प आउट करूँ। उसके बाद क्योंकि मैं एक कंसल्टेंसी को रन करता हूँ, और बहुत से अली ट्रस्ट के स्टूडेंट्स ने कंसल्टेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन किए हुए थे। अब कंसल्टेंसी में हमारे पास जो कंसल्टेंट हैं वो डिफरेंट एलुमनाई ऑफ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं और डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं। जो रिस्पोंडेंट होते हैं वहाँ पे वो मैं नहीं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्योंकि अब कंसल्टेंट डेफिनेटली डिफरेंट स्कॉलरशिप्स से हैं और डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह से हैं, उनके प्रीवियस बैकग्राउंड।
तो आप कोशिश करें कि मुझे वहां पे अप्रोच ना करें, मुझे सिर्फ इन जगहों पे अप्रोच कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। कंसल्टेंसी सिर्फ पेड सर्विसेज के लिए है, और अगर किसी ने पेड सर्विसेज लेनी हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर मुझे अप्रोच करना है तो आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और व्हाट्सएप पे मुझे अप्रोच करना है। सो अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम। और स्टार्टिंग विद, आपने हैंड रेज करना है, और मैं उसके बाद आपको अनम्यूट मैं उसके बाद आपको अनम्यूट करूंगा, और आप उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फरहान। अस्सलाम वालेकुम इजाज। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हेड का टेस्ट ना अभी तक हमने नहीं दिया। तो जो आपने बात की कि फेब में इसके ना नॉमिनेशन होगी नेशनल, जी तो उसके वजह से क्योंकि हमारे पास अभी इसका स्कोर है नहीं, तो ये जो हम देंगे जनवरी में, मतलब हम इस बिना पे दे सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं जी जी। और हम उनको कह दें आ, कि जी इसका रिजल्ट आए। जी। अच्छा, एप्लीकेशन जो एचएससी का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप हैट या यू सेट का स्कोर ऐड करें। अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको स्किप कर दें। आप वहाँ पे उसको क्लिक ना करें, और आप यू सेट या हैट जो भी आपने टेस्ट देना है वो दे दें। क्योंकि ये दोनों पोर्टल जो हैं वो आपके आईडी कार्ड नंबर के ऊपर लॉग इन होते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्कोर होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएगा, और आपको इस तरह से कोई इशू नहीं होगा। आप ये वाला टेस्ट देंगे, और ऑटोमेटिकली इसी टेस्ट के स्कोर और आपके जो प्रीवियस डिग्री है उसके स्कोर की बेस पे आपकी नॉमिनेशन या रिजेक्शन हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello, Ijaz. I think there are some questions in the chat box as well. Can you please read them as? या श्योर। Mm-hmm. अच्छा, जो फीस स्ट्रक्चर का आप पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं ये पीडीएफ जब शेयर करूंगा तो आपको इसमें एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको सम अप नहीं किया हुआ। बट मैंने वन बाय वन जो आपके एक्सपेंसेस टोटल आएंगे वही लिखे हुए हैं, बट आप इनको ऐड ऑन कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ में मेरे ख्याल से ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। बट इनिशियली आपकी जो फ़ी है वो यू सेट की ही है या ऐड की है। अगर आप वो पे करते हैं, अगर आपकी इनिशियल नॉमिनेशन हो जाती है, तो डेफिनेटली उसके बाद बाकी जो थोड़े बहुत खर्चे हैं वो आएंगे। लेकिन एक बात को याद रख लें कि ये जो स्कॉलरशिप है, इस पे जो खर्चा आ रहा है वो सबसे लोएस्ट खर्चा है किसी और स्कॉलरशिप को कंपैरिजन में, और यूरोप के अंदर स्पेशली। तो ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है ये स्कॉलरशिप। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। जी मिल जाएगा। फी का एक मरतबा दोबारा बता। हाँ, फी की वही अमाउंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है। और ये चैट, ग्रुप चैट जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपने भेजा हुआ है, आई हैव टू अपीयर इन हैट इंडियन। हैट का, हैट की इंक्वायरी ऑलरेडी हो चुकी है डिस्कस। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बारे में गाइड। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए आप सबसे पहले स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के ऊपर आपने सबसे पहले अपनी फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। आप फील्ड फाइंड कर लें, उसके बाद आप मुझे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भेजें, ठीक है। आप ऐसे नहीं करें कि जस्ट बता दें कि मुझे ये चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के नाम चाहिए, मैंने इस फील्ड में अप्लाई करना है, ऐसे नहीं करें। आप मुझे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भेजें, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। मैं आपको उसमें से रैंक करके दे दूंगा फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्टिपेंडियम अमेरिकन की वेबसाइट पे जाके ये कर सकते हैं। और मुझे सिर्फ लिस्ट भेजनी है 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ की मैक्सिमम। अगर कम है तो कम की भेज दें, और फर्स्ट और सेकंड मैं फिर आपको बता दूंगा। ओके। मोहम्मद उमैर, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा भाई, मेरे एक दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर बैचलर्स यू सेट के टेस्ट में कितने मार्क्स चाहिए ताकि हम ये स्कॉलरशिप विन कर लें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टाइपेंड मैकेनिज्म के बारे में ना कुछ मिथ मशहूर हैं कि मतलब आपने सिर्फ इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और इन प्रोग्राम में तो आपके मतलब ज़्यादा चांस हैं कि आपका इनमें वीज़ा एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। तो ये एक मिथ है या इसमें कुछ मतलब रियलिटी है? एंड ये दो question। जहाँ तक स्कोर की बात है, यू सेट या हैट की, ये 50% काउंट होता है, ठीक है, आपकी इनिशियल नॉमिनेशन में। और ये सिर्फ इनिशियल नॉमिनेशन के लिए ही है। अगर आप इसमें 70+ लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छे चांस हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रोविंस कौन सा है। प्रोविंशियल लेवल भी मैटर करेगा, क्योंकि पंजाब प्रोविंस के बहुत कंपटीशन होगा। और इसी तरह सिंध का बहुत कम कंपटीशन होगा, बलूचिस्तान का सबसे कम कंपटीशन होता है, ठीक है। और जीबी वगैरह का और कश्मीर का, इनका भी बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। तो ये तो टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोविंस से हैं और आपने किस फील्ड में अप्लाई किया है। अब जैसे मेडिसिन डेंटिस्ट्री के मैं बता रहा था कि मेडिसिन डेंटिस्ट्री में अगर आपने अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करें कि आपके 80+ मार्क्स होने चाहिए, फिर आप शायद उसमें सिलेक्शन हो सकती है। इसका कोई ओपन क्राइटेरिया नहीं है एचईसी की तरफ से कि आपके अगर इतना मार्क्स आए तो आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एचईसी ने टॉप के स्टूडेंट्स को लेना है, वहां पे नॉमिनेट करना है, ठीक है। तो अगर बाकी स्टूडेंट के आपसे मार्क्स ज्यादा हैं तो डेफिनेटली, अगर आपके 80 भी आ गए हैं तो उससे ज्यादा अगर ऑलरेडी बैठे हुए हैं स्टूडेंट तो डेफिनेटली वही सिलेक्ट होंगे, फिर आप नहीं होंगे, ठीक है। तो इन चीजों को आपने दिमाग में रखना है। और जहां तक मिथ की बात है, तो तमाम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। जब आप जैसे मैंने आपको एक वीडियो का लिंक भी दिखाया था कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज लिखी होती हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान लिखी हुई है तो डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और कोई इशू नहीं है कि आपकी इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। अब क्योंकि जैसे आप रेफर कर रहे होंगे मेरे ख्याल से कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन है या बुडापेस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उसकी वजह यह है कि बुडापेस्ट सबसे इनका मेन सिटी है, कैपिटल सिटी है, ठीक है। और बुडापेस्ट में बहुत से लोग अप्लाई करते हैं और बुडापेस्ट में तकरीबन कोई 8 से 10 यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद डेब्रिसन है, और डेब्रिसन सेकंड लार्जेस्ट इनका सिटी है। और डेब्रिसन बुडापेस्ट से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा फेमस है और उसमें एक ही यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट जो है वो डेब्रिसन में ही अप्लाई करते हैं। क्योंकि डेब्रिसन में सीट्स ज़्यादा होती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो उसमें एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा लोगों की हो जाती है। बट ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी या ऐसे वैसे। जहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी स्टूडेंट को लेना है तो वो लेंगे आपको। उसमें अगर आप आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको भी एक्सेप्टेंस का उतना ही चांस मिलेगा जितना दूसरों को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जो आपने टेस्ट का बताया है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो ये टेस्ट का करिकुलम क्या होता है? जो आपने पिछली प्रायर यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है उसी का करिकुलम होता है या कोई जनरल सा करिकुलम होता है उसका? आप बैचलर आपने किया हुआ है? जी जी, इंजीनियरिंग में। ओके। सो जिन्होंने बैचलर किया किया हुआ है, जो मास्टर के एप्लीकेंट्स हैं या पीएचडी के एप्लीकेंट्स हैं, तो उनका जो टेस्ट होता है वो रीजनिंग के ऊपर होता है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और ये सारी चीज़ें। अब जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें एक लिंक है, आप वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये जनरल टेस्ट होता है। वैसे मास्टर और पीएचडी वालों के लिए बिल्कुल जनरल टेस्ट होता है, और बैचलर वालों के लिए जनरल प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो आपका जो क्राइटेरिया, जैसे आपने अगर आर्मी नेवी या इस तरह के कोई पेपर दिए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि रीजनिंग क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो वो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, और सैम्पल पेपर भी आपको एचईसी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे। और मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ वर्जन में जो बुक्स हैं, हैट की भी और यू सेट की भी, वो शेयर भी कर दूँ ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जुहेर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा मेरा क्वेश्चन है कि किस प्रोग्राम में ज़्यादा चांसेस होती है, मतलब कौन सी प्रोग्राम में हमें अप्लाई करनी चाहिए आप एफएससी जिसमें से हैं? ज़्यादा चांसेस होती है कि जी मैं एफएससी मेरी कंप्लीट है, अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ। तो मैं बीएस के किस लिए अप्लाई करूंगा अगर
सके तो। एफएससी में क्या है आपकी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग क्या? मैं FSC ICS हूँ। आईसीएस तो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी सीट्स होती हैं और हर यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट सीट होती हैं। तो आप अप्लाई कर दें और यूसेट आप अच्छे से दे दें तो बहुत अच्छे चांसेस है आपका कंप्यूटर हो साइंस में जी जी, भी कंप्यूटर ठीक साइंस। हो गया। जी ठीक है, और एक और क्वेश्चन है सर जी, अगर आप माइंड ना करें जी तो। जी 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 अभी मेरा जो सा मोटो है वो प्रोफेशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सा सर्टिफिकेट है ना सर जी, जी जी। वो मैंने लिया है यूनिवर्सिटी वालों से लिया है अभी। तो हम्म। जो न मैंने पोर्टल पे अप्लाई, अभी मैंने अप्लाई तो नहीं किया वहां पर, मैंने जो मेरा थर्ड सेमेस्टर अभी चल रहा है ना वो मैंने ऐड नहीं किया वहां पर। वहां पर मैंने अपनी FSC और मैट्रिक की जो उनसे डिग्रियां हैं ना वो मैंने उधर अप्लाई उधर अपलोड की है। तो प्रोफिशिएंसी मुझे अपने कॉलेज से लेना चाहिए या यूनिवर्सिटी वाला ही मैं उधर अपलोड कर दूं? नहीं नहीं, प्रोफिशिएंसी आपको कॉलेज से लेनी चाहिए और आप एफएससी की बेस के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। और मोटिवेशन जी लेटर जी। में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि मैंने स्टार्ट की हुई है स्टडीज़। उसमें भी कोशिश करें आप ये मेंशन ना करें कि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं ऑलरेडी। बस ये मेंशन कर दें कि मैंने स्टार्ट की है कंप्यूटर साइंस यहाँ पे, और डेफिनेटली फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आई एम अप्लाइंग। बाकी ये है कि आपका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कॉलेज से होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। जी फरहान। अच्छा इजाज, मेरा क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। ये जो कोर्सेज हम दो सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही ऑप्शन है सिलेक्शन करने की, तो दोनों जी जी। कितने क्लोज होने चाहिए? जैसे मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, एक डेटा साइंस में और एक कंप्यूटर साइंस इन ऑटोनमस सिस्टम्स। और मेरी पिछली डिग्री जो है मैकेनिकल की है, लेकिन चूंकि करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ एज AI एंड ऑटोमेशन इंजीनियर एक हम्म कंपनी के साथ, जो जर्मन कंपनी है, और वो BMW के साथ डायरेक्ट क्लाइंट है। तो हम्म। मतलब मेन मेरा जो गोल है वो डेब्रेसन में जो न्यू प्लांट ओपन हुआ है जी जी। BMW का, हम्म। तो मैं असल में उसको हिट करना चाह रहा हूँ कि मैं उधर ही जाके डेटा साइंस, क्योंकि मैकेनिकल है मेरी, और डेटा साइंस कर लूंगा तो मेरे दोनों फील्ड मर्ज हो जाएंगी आपस में, और मैं अच्छा फिर उनके साथ डायरेक्टली उधर काम कर सकता हूँ। वैसे उन दो डिग्रीज का मैच करना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी डिग्री में हम्म, अप्लाई कर सकते हैं। बस ये आपका मैच करना चाहिए कि आपकी प्रीवियस डिग्री उससे रेलेवेंट है। अदरवाइज एफएससी वाले तो किसी भी डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं, इवन मेडिकल वाले हम्म, बिजनेस में कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो बैचलर जो मास्टर के एप्लीकेंट्स हैं उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी पिछली डिग्री से रेलेवेंट होनी चाहिए। और उन दो डिग्री जो आपने ऑलरेडी चूज की हैं वो कोई भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपकी प्रीवियस डिग्री से थोड़ा बहुत मैच होना जरूरी है उसका, या आपका जो काम है, जैसे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या है, हम्म। रेलेवेंसी आ जाएगी, तो आप उसमें कोई भी चूज कर सकते हैं। सही सही। ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, ये हम अलग से उनको अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जाके आप कर सकते हैं। स्टाइपेंडियम अमेरिकम की वेबसाइट पे, HECN को रिक्वायर नहीं करता बट स्टाइपेंडियम अमेरिकम की वेबसाइट पे कर भी सकते हैं, और साथ में मोटिवेशन हम्म, लेटर में मेंशन भी कर सकते हैं। सही सही। और इनके जो मोटिवेशनल लेटर होते हैं, हर कोर्स का हम अलग अपलोड कर सकते नहीं, हैं? एक इज दैट राइट? मोटिवेशन लेटर बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। और कोशिश करें जो अच्छा, उनमें। फर्स्ट चॉइस है उससे रेलेवेंट होना चाहिए। सही सही, शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास इस टाइम 4.5 मिनट्स रह गए हैं और उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा। एक I, मेरा mhm. एक क्वेश्चन है, ये जो यूनिवर्सिटीज होती है, फॉर एग्जांपल हमने इंजीनियरिंग के लिए जाना होता है, तो ये मतलब आपका जो कम्युनिटी वर्क होता है, जैसे आपने किसी ईबी वालों के साथ या इस तरह हाँ काम किया, जो कम्युनिटी वर्क होता है, ये भी काउंट होता है? और सेकेंडली, जो आपका जीपीए अगर अच्छा हो, आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे हों, तो ये सारी चीजें फिर उस एग्रीगेट को बढ़ा देती हैं? जी जी, डेफिनेटली कम्युनिटी वर्क वगैरह डेफिनेटली, क्योंकि यूरोप में प्रमोट किया जाता है वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ को। और डिफरेंट कंट्रीज़ में यहाँ पे आप आने के बाद वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, आप उसको मोटिवेशन लेटर में भी मेंशन करें। और साथ साथ आप उसके अगर सर्टिफिकेट हैं तो डेफिनेटली आप उसको भी अपलोड करें। और अगेन हेड या आपके बैचलर का CGPA वो बहुत मैटर करता है इनिशियल सिलेक्शन के लिए। उसके बाद डेफिनेटली आपका इंटरव्यू है जो मैटर करता है, और आपका CGPA। तो इस तरह से सिलेक्शन होती है।
Okay. Ijaz, मेरा भी एक question है. So it's more like the scopes of the programs that these guys would be pursuing for maybe bachelor's or masters. Inko, can you also please tell them what they're going to foresee for the future after completing that bachelor's? Okay, are they capable of working in those countries or they have to come back? और फिर secondly, आपने क्या देखा है with your experience or with your seniors कि have they been changing their fields of work experience as well, या they have been aligned completely with the degree that they pursued in those 4 years? तो वो थोड़ा scope point of view में, future point of view में इनको guide कीजिएगा as well. Thank you. सबसे पहले जहाँ जॉब्स की बात आ जाती है, इनिशियली तो आपने एचईसी के साथ एक बॉन्ड साइन किया होता है. अब ये बॉन्ड होता है, इसमें मेंशन होता है कि आपने 2 ईयर के लिए पाकिस्तान में सर्व करना है. अब जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं आ रहा, और इवन के एचईसी से कांटेक्ट करने के बाद भी स्टूडेंट उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हम वापस आ गए. अभी डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कोई जॉब्स, कोई इंटर्नशिप, कोई इस तरह की कोई चीज़ दी जाए. तो एचईसी का क्लियरली यही मौक़िफ़ है कि आप जहाँ जाएं हमें कोई इशू नहीं है. ये बॉन्ड तो हमने ज़रूर साइन किया था, लेकिन उसके बाद हमें कोई इशू नहीं है. आप किसी भी स्कॉलरशिप पे जाएं, जॉब करने जाएं, कुछ भी जाएं. इस टाइम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं हंगरी में, उसमें से बहुत से स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं. अब जैसे मैं अली ट्रस्ट की स्पेसिफिकली बात करूं, अली ट्रस्ट में उसामा भाई हैं, हमारे सीनियर थे, वो जॉब कर रहे हैं. उसके बाद हमारे बैचमेट थे आदिल, वो भी जॉब कर रहे हैं. उसके बाद हमारे सीनियर थे अकील, वो भी जॉब कर रहे हैं हंगरी के अंदर. और इसी तरह मैं यहाँ पे एमफिल करने, मास्टर करने आ गया हूँ. इसी तरह हमजा आबिद था, वो भी अभी यहाँ पे मास्टर करने आ गया है इटली में. तो आप जॉब डेफिनेटली कर सकते हैं वहाँ पे. और जॉब का क्राइटेरिया ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिग्रीज हैं लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीएस, आईटी, इस तरह की जो डिग्रीज हैं उनमें ज़्यादा ऑप्शन होता है जॉब्स का. और जो मल्टीनेशनल कंपनीज अगर आपको आपकी फील्ड से रेलेवेंट मिल जाती हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं. बाकी जैसे मेडिसिन, डेंटिस्ट्री वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी जिसमें आप वहाँ की लोकल कम्युनिटी से डीलिंग होती है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चाहिए, और लैंग्वेज वहाँ पे सिखाई जाती है. लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीखने में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं. जैसे हमारे कुछ फेलोज हैं जिन्होंने फिजियोथेरापी की है, तो वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज सीख ली है वहाँ पे. अब अगर आपने लैंग्वेज नहीं सीखी और आपने बेसिक फील्ड्स लाइक बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह की फील्ड्स में आ गए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे यही चांस होगा कि आपको फिर मास्टर के लिए जाना पड़ेगा जो बैचलर के लिए आएंगे. क्योंकि आपने अगर लैंग्वेज नहीं सीखी होगी तो वहाँ पे अगर लोकल कंपनीज की बात की जाए तो उनका ज़्यादा क्राइटेरिया यही होता है कि वो लैंग्वेज मांग लेते हैं. लेकिन अगर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई तो वो फिर इस तरह से कोई इशू नहीं होता. अब जैसे फरहान ने भी बताया कि बीएमडब्ल्यू का एक प्लांट खुला है डेवरिसन में, तो वहाँ पे कोई भी जो स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, अभी से उनको जॉब्स मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं डेवरिसन ग्रेजुएट्स को. तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप उसमें तो आराम से जॉब कर सकते हैं. तो ये एक प्रोस्पेक्टिव होता है. और उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद आपको रियल में पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं. आपने मास्टर के लिए जाना है, आपने पीएचडी के लिए जाना है, तो आपको हर कंट्रीज की स्कॉलरशिप ऑप्शन और आपने कैसे अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर बाद में मिलती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आप यहाँ पे यूज टू होते जाएंगे. तो यही था आज का टोटल सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.